Hello everyone, my name is Swati Singh and my college roll number is 195071 and my presentation topic is stable and unstable equilibrium. So, what is stable and unstable equilibrium? इसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्टेबल और अनस्टेबल बॉडी कब और कैसे होती हैं। सो इस पिक्चर में ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें अगर हम देखेंगे तो एक ग्राफ दे रखा है जिसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी एंड सी। सो ये तीनों पॉइंट रेस्ट पॉइंट्स हैं या यू कैन से फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें हम अगर एक बॉडी को ए से सी की तरफ या ए से सी या फिर सी से ए की तरफ डिस्प्लेस करेंगे और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर देगा तो वो हमारा स्टेबल बॉडी होगा। और वहीं पर जब हम इसको डिस्प्लेस करें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन करने की बजाय उससे दूर भागे तो वो कंडीशन या वो बॉडी जो होगी वो अनस्टेबल बॉडी होगी। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ बॉडी विद ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इसमें हम 3 केसेस पढ़ेंगे। केस 1 होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है और केस 2 हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है, और सिमिलरली केस 3 जो है हमारा वो जब इक्विलिब्रियम न्यूट्रल रहेगा या इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा तब हमारा केस 3 है उसके लिए। सो केस 1 में कुछ ये बताया जाएगा कि इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट इज़ बिलो द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फीयर एज शोन इन द फिगर। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्फीयर के सेंटर के डाउनवर्ड लग रही है, बिलो लग रही है, तो बॉडी जो है वो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस अटेन कर लेगी। तो इस पोजीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और केस 2 में बताया गया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सिमिलरली हम इसी पिक्चर में देखेंगे और इफ़ बताएंगे if the center of gravity lies on the vertical line through the point of contact and it is above the geometric center of sphere as shown in the figure and the sphere is slightly displaced then it tend to be okay। so ये हमारा जो पिक्चर है इसमें जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो स्फीयर के सेंटर के अबव लगेगा तब वो हमारी बॉडी डिस्प्लेस होगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन नहीं कर पाएगी बल्कि उससे और दूर भागेगी। तो वो हमारी वो जो पोजीशन होगी वो हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। ऐसे ही केस 3 है इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, सो अगर इस पिक्चर में हम देखें इस पिक्चर में अगर हम देखें तो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो स्फीयर के सेंटर पे कोइंसाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये फोर्स दोनों तरफ बराबर ही लगेगा तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो मेंटेन रहेगा। और इसी कंडीशन को हम न्यूट्रल कहते हैं। सो नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन द वर्क इज W इज इक्वल्स टू एफ थीटा फॉर द ओके। तो इसमें हम एक बॉडी को जो गिवन बॉडी होगी उसके लिए जो वर्क होगा उसको हम कंसिडर करेंगे W इज इक्वल्स टू एफ थीटा, जिसको हम इक्वेशन 1 जिसको हम इक्वेशन 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे जो थीटा होगा वो बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा और जो P होगा वो जो फोर्स अप्लाई होगा उस बॉडी पर वो होगा, और जो dx होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जैसा कि हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है कि W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे dW इज इक्वल्स टू पी डी एक्स हमने लिख दिया क्योंकि P हमारा फोर्स है जैसा कि मैंने बताया और dx हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। सो W की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग पुट करेंगे अगर तो एफ थीटा होगी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू पी डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो एफ डैश थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन 3 कंसीडर कर देंगे।
और फिर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए P मतलब कि जो हमारा फोर्स था उसको हम ज़ीरो कर देंगे. सो वी हैव एफ डैश थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो. इससे हम अगर निकालेंगे तो एफ डैश थीटा हमारा ज़ीरो आएगा, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी एक्स को हम ज़ीरो नहीं पुट कर सकते. सो ये इक्वेशन फोर्थ हमारी कंसीडर कर लेंगे. और लेट कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट है. तो हम यहाँ पे जब निकालेंगे सो हमारा कुछ इस तरह से इक्वेशन हमें डी पी अपॉन डी एक्स की मिल जाएगी. और इसमें हम जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारी कंडीशन होगी कि एफ डैश थीटा नॉट जो हमारा होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, और एफ डबल डैश थीटा नॉट जो होगा वो ज़ीरो से कम होगा. और स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डब्लू मतलब वर्क डन जो हमारा होगा वो मैक्सिमम होगा. सो सिमिलरली अगर हम अनस्टेबल के लिए बात करें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो एफ डैश थीटा नॉट हमारा ज़ीरो होगा, एफ डबल डैश थीटा नॉट हमारा ज़ीरो से बड़ा होगा. उसमें ज़ीरो से छोटा था स्टेबल कंडीशन में, और इसमें हमारा ज़ीरो से बड़ा होगा. और अनस्टेबल कंडीशन के लिए जो वर्क डन हमारा होगा वो मिनिमम होगा. सो नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी. So we know that for the stable equilibrium the center of gravity must have a minimum height, whereas for the unstable equilibrium the center of gravity will be at the maximum height. Okay, so पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट स्टेबल इनस्टेबल कैसे क्या हो रहा है. ठीक है. सो इसमें हम ये बताएंगे कि ब्रिक्स मतलब ईंटों को अगर हम ले लें और उसको हम वर्टिकली फॉर्म करें, एक बार वर्टिकली और एक बार हम हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटल वाली जो कंडीशन होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी वर्टिकल कंडीशन के, क्योंकि वर्टिकल कंडीशन की हाइट ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा जल्दी गिर सकता है. वो अगर उसको हम ज़रा से भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो गिर जाएगा. लेकिन जब हम हॉरिजेंटली ईंटों को रखेंगे तब हम अगर उसको टच करेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे भी तब भी वो इतनी जल्दी नहीं गिरेगा. तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ इससे, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है. ओके, इसको रफ कर देते हैं. सो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल इतना ज़्यादा ही होगा. अब इसमें एक और चीज़ है कि हाइट ज़्यादा होने से क्या चीज़ ज़्यादा लगती है वो हम आगे बताएंगे. सो इफ़ वी टेक द हाइट z for the center of gravity of the body from the point of contact and represent it as the function of which represent the position of body, then at rest the derivative dz upon d theta. अगर z हमारा हाइट है तो उसका जो रेस्ट के लिए रेस्ट पर जो डेरिवेटिव हम निकालेंगे वो dz अपॉन डी थीटा. थीटा यहाँ हमने पहले भी बताया पोजीशन ऑफ बॉडी जो होगा वो ज़ीरो होगा. और अगर थीटा अल्फ़ा बीटा कुछ भी है, हाँ, अगर थीटा अल्फ़ा बीटा कुछ भी है तो अगर अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हम देखें तो द इक्विलिब्रियम इज़ स्टेबल एट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा. इफ़ स्टेबल तब होगा जब ये कंडीशन फुलफ़िल होगी. क्या कंडीशन फुलफ़िल होगी? ओके, ये कंडीशन की ये वेट ओके, ये कि डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा ज़ीरो से, और अनस्टेबल ही हो. अगर अनस्टेबल की कंडीशन इसमें देखी जाए तो डी टू जेड अपॉन डी थीटा हमारा छोटा होगा ज़ीरो से. और सिमिलरली अगर हमारा z जो है z मतलब अगर थीटा अगर हमारा ऐसे ही सिमिलरली बीटा और गामा के रिस्पेक्टिव देखा जाए तो z जो हमारा है अगर वो डेप्थ को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगा तो हमारा स्टेबल कंडीशन में डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर छोटा होगा ज़ीरो से, और अनस्टेबल की कंडीशन में डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर होगा ज़ीरो से. सो डिडक्शन में फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि इफ़ द अपर बॉडी हैज़ अ प्लेन फेस इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर बॉडी then r is equals to infinite, so we have stable equilibrium for h is greater than h is less than r
and unstable equilibrium for H is greater than R. Second point is, if the lower body is an plane surface, then R is equals to infinite. So we have stable equilibrium for H is less than R and unstable equilibrium for H is greater than R. Third point, if the lower body is concave, then R is negative, we have stable equilibrium. Okay, so इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे अगर हम कोन और प्लेन सरफेस की बात करें और दोनों में कंपैरिजन करें, दो कंडीशंस उसमें स्टेबल और अनस्टेबल के लिए बन सकती हैं. एक, अगर प्लेन सरफेस पे कोन का जो प्लेन एरिया है वो अगर इस लीनियर पॉइंट पे, जैसे कि ये कोन है और इसका जो बेस है वो प्लेन है, सो वो अगर किसी लीनियर या फ्लैट सरफेस पे रखा जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा. ये स्टेबल की कंडीशन होगी. और अनस्टेबल के लिए अगर देखा जाए तो अनस्टेबल के लिए अगर इसी कोन को हम नैरो साइड से, जिधर से कोन नैरो होता है, अगर ये प्लेन सरफेस पे हम नैरो साइड से कोन को रख दें तो ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होगी. इसको तो छूना भी नहीं पड़ेगा, ये बहुत जल्दी गिर जाएगा, तो ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होगी. सो ये इसमें कुछ यही बताया गया है कि जब हम सरफेस को प्लेन पे ऐसे रखेंगे तो वो अनस्टेबल होगी, जब वो कम रेडियस की होगी तब रखेंगे तो अनस्टेबल होगी. ये सब बताया गया है. थर्ड पॉइंट में ये है कि कॉनकेव की कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर 1/h जो है वो ग्रेटर होगा इनके डिफरेंस से तो हमारा स्टेबल कंडीशन होगी. लेकिन अगर 1/h लेस होगा इनके डिफरेंस से तो वो हमारा अनस्टेबल कंडीशन होगी. ठीक है. नाउ एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी. सो इसमें जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो 2 पॉइंट्स हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड बी द पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सो जैसा कि अभी हम लोग ने पहले पढ़ा, अगर याद होगा सबको, तो ये हमने पहले पढ़ा है कि हाइट ज़्यादा तो अनस्टेबल, हाइट कम तो स्टेबल. हाइट ज़्यादा तो क्या ज़्यादा लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा लगेगी. ठीक है. सो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ क्या बताया गया है, अनस्टेबल. और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वहाँ पे क्या होगा, हाइट कम होगी. हाइट कम होगी तो क्या होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो जैसा कि इस ग्राफ में भी हमने दिखाया है कि ये जो हाइट कम है तो स्टेबल हो गया, और हाइट जब ज़्यादा सबसे मैक्सिमम अटेन कर रही है तो यहाँ पे अनस्टेबल है और वैसे न्यूट्रल है. सो बस इतना ही. थैंक यू.